और जब वो भाग जाएगा तो आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। अगर आप उसके खिलाफ अधिनियम की कोर्ट में जाओगे तो ये सिर्फ आपकी सुनेगा या किसान की सुनेगा या अंबानी की सुनेगा, ये आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि किसान की तो विधायक के सामने नहीं सुनता। अगर विधायक वोट करते तो किसान की नहीं सुनता, तो अंबानी वोट करेगा तो किसान की कैसे सुनेगा? सुनेगा नहीं। आपकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, और अगर जमीन पर कब्जा हो जाएगा तो भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आपको खोजना पड़ सकता है। ऐसी देश में परिस्थितियां बन रही है। अभी जब हम एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, जैसे आप लखनऊ में आए होंगे तो आपको बोर्ड मिला होगा, लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत है। जब आप लखनऊ से बाहर निकलोगे तो आपको बोर्ड मिलेगा, लखनऊ में आने के लिए धन्यवाद, यहाँ से बाराबंकी की सीमा शुरू होती है, बाराबंकी में आपका स्वागत है। हमें ऐसा बोर्ड आपको देखने को मिलता है, अगर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि इस देश के अंदर ऐसा बोर्ड लगा होगा, अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। आप 200 किलोमीटर आगे जाओगे, आपको दूसरा बोर्ड मिलेगा, अडानी की सीमा यहाँ समाप्त होती है, अंबानी की सीमा यहाँ से शुरू होती है, अंबानी की सीमा में आपका स्वागत है। भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आपको सोचना पड़ सकता है। अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, जो ज्योतिबा फुले साहब महाराज बाबा साहब ने 108 साल का कठिन संघर्ष करके लागू करा है, अगर उस संविधान को बचाना है, भारत देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमारी आपकी आवाज को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है और इस देश को बचाना है, तो इस देश में परिवर्तन करने की जरूरत है। और जो पार्टी जो संगठन हमारे हक अधिकार के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम है, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। और इसमें हम लोगों ने मेहसान साहब ने और हम सभी लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने का फैसला लिया, क्योंकि हम जितनी बातें बता रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है मेहसान साहब को और बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेताओं को बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मेहसान साहब और हम सभी ने बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करने का फैसला क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर केवल बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस टाइम पेपर पर जितनी बातें बता रहे हैं वो लिख करके देने के लिए तैयार है, और लिख करके हमको एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है कि आपके सारे मुद्दे हम लागू करेंगे, आप हमारी सरकार बनाओ, हम सारे मुद्दे लागू करने का काम करेंगे, और स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के तैयार है। इसलिए मेहसान साहब और हम सभी लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने का फैसला लिया है। भारत देश के अंदर कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है, बहुत सारे छोटे क्षेत्रीय दल है, बहुत सारे लोगों ने सरकारें बनाई है, वो मुंह से बोलते हैं जैसे कभी कभी दिमाग अपना जाता है, कई साल कभी कभी नींद से जाग जाते बोलते कितनी होनी, कभी कभी नींद से जाग जाते। अरे नींद से 6 महीने साल भर में कुंभकर्ण की तरह जाग कर बोलने से गिनती हो जाएगी, 6 महीने साल भर में एक बार कहने से नियम हट जाएगा। अरे हटाना है, गिनती कराना है, तो जैसे मेहसान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे उनको भी लड़ना चाहिए, लेकिन वो लड़ेंगे कैसे? किसी के चाचा किसी के पापा के ऊपर तो सीबीआई का मामला है, किसी के खुद के ऊपर सीबीआई का मामला है, वो लड़ेंगे कैसे? वो लड़ नहीं सकते। जब वो लड़ नहीं सकते तो मोह और माया में हमको भी नहीं फंसना चाहिए। मोह माया छोड़कर जो हमारे समर्थन में जो पार्टी खड़ी हो रही है उसके साथ हमको कंधे से कंधा मिला करके नया विकल्प खड़ा करना चाहिए, क्योंकि देश नए विकल्प की फिराक में है, देश नए विकल्प के इंतजार में है, और वो विकल्प मेहसान साहब ने तैयार कर दिया है, वो मंच मेहसान साहब ने तैयार कर दिया है। इसलिए हम सभी लोगों को लड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी जातीय आधारित गिनती की लड़ाई लड़ रहा है, और 10 दिसंबर को हम लोग पूरे भारत को जातीय आधारित गिनती के नाम पर जातीय आधारित गिनती हो इसके लिए बंद करने का घोषणा किया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की घोषणा को माननीय वामन मेहसान साहब ने भी समर्थन किया हुआ है, इसलिए माननीय वामन मेहसान साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और यहाँ उपस्थित सभी नेताओं को भी शुक्रिया करते हैं कि आप सभी एक मंच पर आए और उत्तर प्रदेश में जो तबाही मची हुई है, चाहे वो पिछड़ों के फंसी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे हमारी मां बहनों के ऊपर बलात्कार का मामला हो, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याओं का मामला हो,
बलिया में पाल आदमी की हत्या कर दिया गया, सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने गोली मार दी गई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि जो बहुत सारे पिछड़े हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर हाथरस की घटना है, उन्नाव की घटना है। घटनाओं का नाम लेने बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ पेड़ यादों का एनकाउंटर है तो आप समझ सकते हैं। प्रताप नगर पटेलों की हत्या हुई, फुटबॉल लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूँ ये जंगल राज जो है, इस जंगल राज को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और इंसाफ के लिए इस गठबंधन को और बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करने की जरूरत है। आप करेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी। राष्ट्रीय खिलाड़ी मोर्चा जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जी जिंदाबाद। साथियों, ये जो अमानवीय सरकार है बीजेपी की, केंद्र और राज्य में बैठी हुई, इसके द्वारा जो प्रदेश में और देश में किसानों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इतना बीभत्स कांड हुआ, उसमें 4 किसान लोग मारे गए और अन्य लोग भी मारे गए। उन सभी लोगों को जो लखीमपुर कांड में इस सरकार के द्वारा मौत के घाट उतरवाया गया, इसके मंत्रियों के द्वारा जुर्माना करिए, उन सभी किसान भाइयों को और उनके परिवार को हम सांत्वना देने के लिए और उन सभी लोगों को 2 मिनट का साथियों, अभी हम लोगों को 2 मिनट का मौन धारण करके आदरांजलि प्रस्तुत करेंगे आदरणीय मोहम्मद इस्लाम साहब के समक्ष। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। चांद भाई जो साउंड सिस्टम को देख रहे हैं, वो एडवोकेट राजकुमार खुरार साहब से आकर के मंच पर मिले। साथियों, इस बीच में हमारे बीच में इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम फिजूल खर्ची से बचा करके जन्मदिन का कार्यक्रम, जो अपनी बेटी का जन्मदिन था प्रीति नरवणे जी का, उनका 25वां जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उज्ज्वला गौतम नरवणे जी मैडम बहुजन मुक्ति पार्टी के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए 1000 रुपए की निधि यहाँ सुपुर्द कर रही है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए और राष्ट्रपति निशा मेश्राम जी को ये राशि सुपुर्द करके, जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, देने का काम करें। राष्ट्रपति उज्ज्वला गौतम नरवणे जी 25वां बेटी का जन्मदिन के फिजूल खर्च से बचा करके यहाँ पर वो राशि सुपुर्द कर रही है। राष्ट्रपति उज्ज्वला गौतम नरवणे जी जब इसको उठाओगे तो उठा जाएगा ना। ठाणे जिला से अरे यार 25 लाख साथ में ठीक है, अब खड़ा लेके आए। और भी बहुत सारे साथियों ने हमारे इस मूवमेंट को, ये जन जन की पार्टी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए विजय सिंह बिहारा, बोझिया बाजार जिला बहराइच और मेरा सहयोग यहाँ पर सपोर्ट किया है। डॉक्टर सौमित बिहारा जी बोझिया बाजार जिला बहराइच से, उन्होंने भी 100 रुपए का सहयोग सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ में जो साथी डबल झंडा मोहन गुप्ता की तरफ से 110 रुपए का, शिशुआ राजा महाराजगंज से ये राशि यहाँ सपोर्ट की है। अनमोल भारती जी की तरफ से बरहा विधानसभा से है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी इस बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस महाराज को सफल करने हेतु 500 रुपए की निधि का सहयोग प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अमृत सिंह राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय मूल्यवासी विकलांग संघ, तमाम हमारे जो विकलांग साथी भी हैं, प्रकृति ने उनके साथ में जो अन्याय किया है, ऐसे लोग भी को भी एक आशा और उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 500 रुपए की निधि इस महारानी को सफल करने
के लिए उन्होंने यहाँ भिजवाई है, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मानवर रण बहादुर यादव जी की तरफ से श्रावस्ती से जिला उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भेजी गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय मूलवासी अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा यूनिट लखनऊ सफाई कर्मी जाति की तरफ से 500 रुपये का सहयोग यहाँ सुपुर्द किया जा रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज के पूर्व से कार्यक्रम से ये आंदोलन चलता है दोस्तों। ऐसे ही राष्ट्रीय किसान मोर्चा जनपद चंदौली की तरफ से भैरवनाथ की तरफ से यहाँ 500 रुपये का सहयोग इस महाराज को सफल करने के लिए दिया गया है, उनका भी आभार। इसके साथ साथ अपना राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला सदस्य रमेश सचवानी जिला हमीरपुर बुलारा ब्लॉक सरकलपुर से 100 रुपये का सहयोग यहाँ सुपुर्द किया गया। गोरखपुर विधानसभा बांसगांव जगदीशपुर की तरफ से 30 रुपये का निधि इस महाराज को सफल करने हेतु सुपुर्द किया गया है। यहाँ पर अब्दुल वाल्मीकि जी की तरफ से 2000 रुपये की निधि इस महाराज को सफल करने हेतु जिला अध्यक्ष बीएनपी पीलीभीत की तरफ से दी जा रही है। मैं अनुरोध करता हूँ कि ये राशि सपोर्ट करने का काम करें। मानवर जगदीश प्रसाद ग्राम सरदारपुर फतेहपुर जिले से 200 रुपये का सहयोग यहाँ पर इस महाराज के लिए सपोर्ट किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य राकेश अग्रवाल जी की तरफ से ग्राम भैरवली जिला हमीरपुर से 100 रुपये का निधि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया गया। धर्मराज बनवारी को की सहयोग राशि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जगजीत यादव जी जिला सुल्तानपुर 100 रुपया का सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ है इस आजादी को आगे पाने के लिए, गुलामी को मुक्ति के लिए। प्यारेलाल जी पटेल पमापुर वाराणसी से 100 रुपये। इसके साथ साथ में नारायण जी की तरफ से 100 का सहयोग प्राप्त, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवापुरी वाराणसी जो विधानसभा है वासुदेव पटेल जी की तरफ से 200 रुपये की निधि यहाँ इस कार्य बढ़ाने के लिए प्राप्त। संतोष कुमार जी जिला कार्यकारी अध्यक्ष बीएनपी सीतापुर 500 रुपये का निधि। विकास कुमार जिला संयोजक भोजनाथ मोर्चा 500 रुपये का निधि विकास से कुल 1000 रुपये का निधि सुपुर्द किया गया। राम नारायण जी माधवगढ़ से विधानसभा क्षेत्र कोची दाड़ी से 100 रुपये का सहयोग इस आंदोलन को सफल करने के लिए भिजवाए हैं। साथ में पंजाबी के आ रहा है 200 रुपये का सहयोग यहाँ सरदार जी की फोटो छपी हुई है, उनकी तरफ से इस मूवमेंट को बार बार कमजोर करने के लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा में महाराष्ट्र की महिलाओं से फीडबैक करके 4500 रुपये की जन आंदोलन निधि प्राप्त हुई। ये सभी महिलाओं के राष्ट्रीय संयोजक को ये राशि सपोर्ट की जा रही है। के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए ये सहयोग महिलाओं की तरफ से यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। कमल किशोर जी जिला अध्यक्ष बामसे बुलंदशहर की तरफ से भी यहाँ पर ये राशि भिजवाई गई है 500 रुपये की, उनका भी आभार। मोहम्मद याकूब सिद्दीकी जी की तरफ से एडवोकेट हैं ILPA के कानपुर से 500 रुपये की निधि उन्होंने भिजवाई हुई है। आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों समय की कमी है और आदरणीय मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे बीच में हैं। मैं सभी साथियों से 2 मिनट के लिए खड़ा होने के लिए अपील करूंगा। उन किसानों को हम लोग याद करेंगे जो इस निर्दयी सरकार के द्वारा उनको अमानवीय तरीके से कुचलने का काम किया। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण करके उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए और जो इस दुनिया में आज हैं इस सरकार की वजह से, बीजेपी की वजह से, उनको 2 मिनट का हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, उनको आदरांजलि प्रस्तुत करेंगे। बहुत ज्यादा रात चढ़ी है भैया।
हाँ बोलिए। उधर सर उधर हाँ उनको सर उधर किसको देना है? उधर 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 जाके बात करो। बुलवा रहा हूँ एक मिनट, कोई बुलवा रहा हूँ। रुकिए एक मिनट रुके रहिए, बता रहा हूँ। यहीं रुके रहिए, बता रहा हूँ। कागज भी लिख दे दीजिए। फिर न्यू पता नहीं कहाँ पड़ी यार वहाँ। पेन देख, हमको खड़ा होना चाहिए, हम बैठे हैं। धन्यवाद साथियों। प्रकृति उनके परिवार को ये हिम्मत दे और हम सभी साथियों का, बहुजन मुक्ति पार्टी का, बहुजन क्रांति मोर्चा का, हम परिवार के साथ में जो ये आपत्ति शासक वर्ग के द्वारा आई हुई है, सरकार के द्वारा आई है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे और इस निर्दयी सरकार को हम उठाड़ के फेंकेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प लेते हैं 15वीं मानवर काशीराम साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। साथियों साहब के सिलेबस नहीं होती। हाँ अच्छा, इनका बहुत अनुभव है। साहब के न्यूज के लिए फोटो इससे थोड़ी ले रहे हैं, यापन ले रहे हैं, साहब कम ले रहा है। अरे यार ये हाँ, पहले हम लोग को पूछ रहे हैं मीडिया वाले क्या हुआ। हमारा कोई तुम्हारा साथी बुला रहा है। कौन है वो? अच्छा दे दो वही तो क्या निगाह में दिखाई दे रहा था वहाँ चार्जर है? कहाँ से बोल दी निकाल मौन पर साथियों, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रहीम सिद्दीकी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट से, वे आए और इस अवसर पर अपनी बात रखें। जनाब रहीम सिद्दीकी साहब। विदाउट परमिशन भी ऐसे करते हैं। खैर ऊपर कहीं नहीं दिखाई दिया, अंदर ना कहाँ है, हम कहाँ देख रहे हैं, और नीचे दिख रहा है ना। भाई ये हर्षित भाई अब सब लोग उतर जाएगा। फोटो शूट हो गया आगे। साथियों, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय ईपी मोहम्मद वशीर साहब, जो सांसद लोकसभा यूनाइटेड मुस्लिम लीग से हैं हैदराबाद से, कि वे आए और अपनी बात रखें इस अवसर पर। सॉरी, केरल से हैं सांसद जी।
माननीय ईटी मोहम्मद बशीर साहब, सांसद लोकसभा यूनाइटेड मुस्लिम लीग केरला से, most respected dignitaries in the dais and my brothers and sisters, a warm good evening to you all. It gives me immense pleasure to be with you in this historic occasion. This can be recorded with the golden letters of Indian history and the moment of backward section of the society. साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों, सभी लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज मैं इस तारीखी प्रोग्राम में, बहुजन पार्टी के इस तारीखी प्रोग्राम में आज यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये तारीख सुनहरे अल्फाजों में लिखी जाएगी जो आज इस मैदान में माननीय काशीराम जी को याद करते हुए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। Since you are ready to hear the thought-provoking speeches of the great leaders, I don't want to take much of your time. At the very outset, I express my tribute to two great leaders. One, father of the Constitution, Dr. Ambedkar. Second, great leader was instrumental in developing the unity and the commitment of the backward sections to Kalsara. We all know that. Now coming to Kalsara, he has given a correct path for the downward section, backward section, SC minorities, and the entire backward section in the societies India to Kashmir. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मगर मेरी बात दो लोगों का नाम लिए बगैर खत्म नहीं होगी। एक माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जो एक तरीके से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के निर्माता, और दूसरे माननीय काशीराम जी, जिन्होंने ऐसी मूवमेंट चलाई जिसमें हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को एक डोर में बांध दिया। आज आप सब लोग उन्हीं को याद करते हुए यहाँ मौजूद है, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। Brothers and sisters, remembering father of the Constitution, Ambedkar ji, I wish to quote. The points I am going to quote is from the last speech of Dr. Ambedkar in the Constitutional Assembly of India on November 25, 1949. It is this. I quote, on 26 January 1950, India an independent country. What would happen to her independence? Will she maintain her independence, or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India must never become independent. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it again? It is a thought which made me most anxious of future of India. मैं
बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की वो तारीखी स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भारत का संविधान लिखा जा रहा था 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही कि हिंदुस्तान हमारा भारत एक आजाद देश है, हो गया है, और इस आजाद देश में अगर हम सब बराबर के हिस्सेदार नहीं हुए तो ये संविधान जो आप यहाँ बैठकर बना रहे हैं वो फेल हो जाएगा। इस संविधान को सभी पार्टियों में मिलकर सभी बातों को समझकर इस देश की एकता, अखंडता और बराबरी के लिए इस संविधान को बनाया। You can really understand the far-sightedness of Dr. Ambedkar. Now, even after many years, even in the contemporary Indian situation, his anxiety and his apprehension is still significant and valid, and it is very important even at this juncture of India. जैसा कि आप हम सब समझ सकते हैं कि आज आजादी की 70 साल का आजादी इस संविधान को बने हुए इतने साल 70 साल करीब हो गए। आज ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाते वक्त पार्लियामेंट में ये बात कही थी, आज वो बातें सच हो रही है कि अगर हमने इस संविधान से छेड़छाड़ की जो आज करने की कोशिश हो रही है तो इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और आज की जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि जो आज से 70-75 साल पहले बाबू जी ने कहा था, वो आज डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, वो आज सामने आ रहा है। I am quite happy to say that the souls of Dr. Ambedkar and Ghanshyam will be quite happy when they understand about this Mangal rally and the unity of backward section of the society. मुझे यकीन है कि आज माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी जहां भी होंगे वो इस बात से कम से कम खुश होंगे कि आज की ये महारैली उनके सपनों को साकार कर रही है। आज हम सब लोग जो जहां इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पिछड़े भी हैं, जिसमें दलित भी हैं, हम सब मिलकर आज एक शपथ ले रहे हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को, अपने देश को बचाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। Brothers and sisters, the anxiety and the apprehension of Ambedkar was correct. Now what is happening? Independence of the country is under severe threat. Secularism in India is in its deathbed. Secularism is going to be diminished day by day. Parliamentary system, its greatness is also under threat. Quality and equality, that was the dream. What was happening? The equality is remaining only decades. Similarly, inequality, because violent sections, especially caste and creed and religion, that also is widening in a long way. That is, even between economic section or other section, these kind of differences are increasing in a long way. And while distributing the breadth of the nation, there also you can see this discrimination. That is why I told you, Ambedkar passed this. He said, all these things will take place. The government of India is not only as a social government. It is quite unfortunate that the government of India is not even bothered on preserving this greatness of the nation. आज
वो बातें सच हो रही हैं। माननीय बाबा जी डॉक्टर अम्बेडकर की वो बातें जो उन्होंने संविधान बनाते वक्त कही थी कि सेक्युलरिज्म को खतरा आएगा और वो खतरा हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, देश की अखंडता और एकता पर आज वो खतरा मंडरा रहा है। देश की सेक्युलर ताकतें पिछड़ती जा रही हैं और देश की, और खासतौर से आपके प्रदेश में जो हालात हैं, जो देश की और प्रदेश की सरकार जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज से 70 साल पहले कहा था, वो खतरा आज सब मुलाकात हो गया है। उस खतरे का हम सामना कर रहे हैं। देश की अखंडता को, देश के संविधान को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जग जाहिर है और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हीं सरकारों की, उन्हीं जिनको, चाहे वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, चाहे संविधान के खिलाफ हो, चाहे किसानों के खिलाफ हो, चाहे सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो, चाहे किसी माइनॉरिटी के खिलाफ हो, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, चाहे किसानों के खिलाफ हो। ये सारी बातें आज हमारे सामने आ रही हैं जो आज से 70-75 साल पहले माननीय अम्बेडकर जी ने कही थी। सीधा वाली सर, I am in the house of government. I am elected to the Indian government. Before that, I was minister for education in the state of India. In the parliament, all state leaders know, you all know that. We have made historic legislation. We have made tremendous progress in legislation. Unfortunately, now what is happening? Law-making process. This government has been evolved. मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं। इससे पहले मैं केरला के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं 7 साल तक और हमने अपनी सरकारों में बहुत से कानून बनाए देश की प्रगति के लिए, लोगों की तरक्की के लिए। मगर आज जो मजाक पार्लियामेंट में चल रहा है और जिस तरीके से कानून की घंटियां उड़ाई जा रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। Draconian laws. Normally, as an example, university. I fought against it in the parliament many times. Under this law, how many honest Indian citizens are put in jail? They are not pursuing in the case. Even after 9-10 years, even a charge sheet has not been given. How the government is the situation? आज पार्लियामेंट में ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो किसी एक कम्युनिटी को, किसानों को, उनको टारगेट करके किए जा रहे हैं। जैसे यूएपीए, वो एक ऐसा कानून है जिसमें माइनॉरिटीज के लोगों, बच्चों को, नौजवान लड़कों को जब कभी जिस पुलिस के द्वारा उठाकर बंद कर दिया जाता है और 5 साल 10 साल वो जेल में बंद रहते हैं और उसके बाद वो छूटकर बाहर आ जाते हैं और कोर्ट उनको वाइजा चोरी कर देता है। ये कानून इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा धब्बा है और इसको जबरदस्ती बुलडोज करके पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया और मैंने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई और इसका जोरदार मुखालिफत की। मगर चूंकि आवाज उठाने वाले, खिलाफ आवाज उठाने वाले माइनॉरिटी में थे, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में पास हो गया। इसका क्या जगह After short language in India, majority of them are
SC, Dalit and Muslims and backward minorities. हमारे देश में अगर हम गिनती करें तो उसमें मेजॉरिटी SC, ST, माइनॉरिटी और पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा है। Actually, I don't understand how cruel is this government. There is no example to cite. I will tell you, in the name of love jihad, in the name of house and this set of minorities, they are fabricating the story. Executive is under the command. They create their own stories to put the innocent persons in the jail. I was surprised during the pandemic, COVID first phase. Some people who came for Tabligh Jamaat at Delhi Mosque. Unfortunately, there are also several cases were reported throughout India. The case were released. You know what the Central Minister said? He said, Talibani Tabligh. What he said? He said, Talibani Tabligh. If this kind of census persons are ruling India, what would be outcome? You can very well imagine. बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश की मौजूदा सरकार कितनी क्रूरता और बर्बरता से अपनी चाल चलती जा रही है। आपको याद होगा कि अभी जब कोविड की दूसरी चल रही थी दूसरा, उस वक्त दिल्ली में केस हुआ तबलीगी जमात के लोगों को लेकर। उस पर बजाय इसके कि हम हमारे देश में जो ये पैंडेमिक आया है, जो बीमारी आई है उससे लड़े, उसके लिए जो बेहतर हेल्थ की और अस्पताल की सुविधाएं और दवा की सुविधाएं पैदा करें, वो तो कम नहीं रहे, बल्कि इस देश के मिनिस्टर उनको तबलीगी बताकर उनको तालिबानी बता रहे हैं। उन जमातियों को अपने आप में बड़े शर्म की बात है। They are not elected. He standing sedition charge against anybody. We are out here. We are right. We are like India. We love India. We are committed for the freedom of India. Then also they make this kind of sedition charge. Similarly, particularly news reporters. What is the freedom of press now? Government is curtailing that. And when this kind of things are going on, we are all duty bound to fight and make an end to this kind of false kind of action. इसी तरह देशद्रोह का कानून जो किसी के भी नाम पर लगाकर और उसको बंद कर दिया जा रहा है, मीडिया के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है और इस तरह की बहुत सारी बातें जो चल रही हैं, ये जो चलाई जा रही है इस सरकार के द्वारा, हम सब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने देश को ऐसे लोगों से, ऐसी सरकार से बचाएं। और हम इसीलिए आप यहाँ इकट्ठे हुए। There are many things to say. I have already data to say about the number of participants, against Dalis and that considering the time frame. I will not take much of your time in that. Let us develop I don't want to say much about that. Everybody knows that. What is happening in this YouTube? See, the country like ours,
We had glorious Indian leaders, Mahatma Gandhi, Pandit Ji, during their era, and after that also, the country is not facing this kind of thing. So I don't want to say what before concluding. Now, see this people, they may feel that their works are correct. They may feel that in one direction they have gone, and permanently that will be thinking in India, that will be very. One day I will have to go. One thing I tell you to the first second, you may torture the backward sections. You may fabricate stories against them and put them in the jail. You may kill them, one really fast charges. You may try to put them under fear complex. But keep in mind, you cannot put us in fear complex. We don't mind. We will fight and defeat your unmotivated ideas. मैं ज़्यादा चाहता, हालांकि बहुत सारी बातें करने को है, मगर और बहुत सारे महानुभाव इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मगर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले इस सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ, हमारे पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को दबा सकते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, उनको जेलों में डाल सकते हैं, उनके साथ अन्याय कर सकते हैं, मगर वो आज सरकार में, कल सरकार में नहीं रहेंगे। कल हम उन्हीं लोगों की सरकार बनेगी जिनको आज रहे हैं, जिनको आज वो कुचल रहे हैं। कल वो लोग इस देश में हुकूमत करेंगे और वो फिर उन सारी गलतियों को ठीक करेंगे जो आज ये सब परिवार और उसकी सरकार कर रही है। I will be failing on my part if I am not congratulating and expressing thanks to the great leaders like Gandhi and great his companions. You did a very good work. You did a marvelous performance in the civil. I once again, on behalf of myself, on behalf of Indian Union Muslim League, express my heartfelt congratulations to you all for making this historic event. To the viewers, I thank you very much. Jai Hind. अपनी बात खत्म करने से पहले मैं माननीय वामन इस्लाम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इस महारैली का उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये अपने आप में एक तारीफी काम है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच माननीय ईटी मोहम्मद बशीर साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड मुस्लिम लीग की तरफ से है, केरला स्टेट से। साथियों, मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय श्रीकांत साहू जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी की तरफ से। वे आए और समय का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखते हैं। माननीय श्रीकांत साहू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी। आज के भाव में हिस्सा करते हुए माननीय हमारे मुस्लिम लीग केरला माननीय एवं देश के दूर हिस्सों से आए हुए भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन मानवता का पुण्यतिथि है, इसलिए मैं उनको भी माननीय को के साथ बहुत अभिनंदन कर, जिन्होंने संविधान पिछड़ों दलितों को अधिकार दिया, उस वक्त को मैं श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। इसके अलावा उत्तर भारत में साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले
इसी लखनऊ सुधार के करीब बात में रहने वाले बाबू श्रीवाल रसिया जनाब उनके साथी गुरुचंद्र पाल होंगे, रामचंद्र दास, बबूराम रसिक, संगात रहेगा, देवता जी साहू, लश्कर कुमार, आप सबको मैं श्रद्धा अर्पित करता हूँ। भाइयों, आज मोहम्मद राम ने इस महाराज का आयोजन किया है, उसमें हम भले बीजेपी कांग्रेस सवर्णों बल दे, लेकिन हमें स्वयं पिछड़े दलितों को अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन इसलिए है कि हमारे पिछड़े दलित बढ़िया खींचे ना का 1977 में जनता पर सरकार में आई तो सत्ता में आए, पहली बार उनकी सरकारें आई उनका शेर हुआ, लेकिन यही नीति और बिहार में आपने की बात करता हूँ। रामकृष्ण साहब मुख्यमंत्री में और बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। रामकृष्ण साहब ने 15 कार्यक्रमों के लिए कर्पूरी जी ने 32 करोड़ दिया। कर्पूरी जी ने रामनाथ यादव जी ने अपने समय में एक जात विशेष को पूरा अवसर दिया, जबकि कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी जातियों को पिछड़े पिछड़े महिलाओं सबको आरक्षण दिया। उन्होंने अपना आरक्षण पिछड़ों को दिया, अति पिछड़ों को 12% पिछड़ों को दिया और 30% महिलाओं को। उसका नतीजा यह है आज नीति में हम पिछड़े हाशिए पर, हम निवासी हम हाशिए पर हैं और बिहार में इतना करने पर भी कांग्रेस और भाजपा पिछड़ों के नेताओं के गलत बदल रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा। क्यों मंडल आयोग में हमारे सदस्य लक्ष्मण ने स्वयं कहा रिपोर्ट में कि ये जो जाते हैं जो भी उसका हिस्सा खाया जाएगी। जैसे एक बोले हैं मछली रोटी मछली जो चारा खाएंगे उस चारे में बड़ी मछली खा जाएगी, छोटी मछली को खाएगी, बाद बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी।